नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। हरियाणा पीटी एग्ज़ाम सीरीज जो हमारी चली उसका पार्ट नंबर 57, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को आज कवर करने की। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम करेंगे, जो एग्जाम में आने की बात है। थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, साथ में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे भाई। जो काम की बात है सिर्फ वहीं बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो दरअसल सबसे पहले आपने जब ट्रेनिंग वर्ड को सुना तो इसका मतलब क्या समझते हो? हिंदी में मैं बताऊं तो प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसी को किसी काम में परफेक्ट बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, उसको कोई काम सिखाने के लिए, उसे प्रशिक्षण कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, ट्रेनिंग यही होता है नॉर्मली। इसके साथ स्पोर्ट्स जुड़ गया भाई। स्पोर्ट्स जुड़ गया तो क्या हुआ? किसी भी खेल की एक साइंटिफिक वे में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो एक साइंटिफिक वे अपनाया जाता है ना, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। बस इतना सा होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मतलब साइंटिफिक वे में हो और स्टेप बाय स्टेप हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप और साइंटिफिक वे में हो, वो कहलाती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और नॉर्मली आपको पता है, जैसे कहते हैं ना भाई, फलाने का लड़का फौजी लग गया, ट्रेनिंग पर जा रहा, मतलब उनको फौज की ड्यूटी के अनुरूप ढालने के लिए जो साइंटिफिक वे में वो उनको जिस प्रक्रिया से गुजार रहे ना, वो ट्रेनिंग होती है। इसके सामने स्पोर्ट्स और जुड़ गया। खेलों में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए खिलाड़ियों को जो स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिफिक वे में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में इतनी बात थी, कोई खास बात नहीं है। अब पहले मैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ एक पॉइंट बता दूं आपको, फिर याद रहे ना रहे। एक भाई कुछ एक ट्रेनिंग मेथड होते हैं, और कई बार हमने एग्जाम में आ लिया, कई बार उनकी खोज करने वाले पूछ लेते हैं भाई फलाना जो एक मेथड है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, उसकी खोज किसने की। जैसे फॉर एग्जांपल एक लगातार प्रशिक्षण विधि है, लगातार या मैं कहूं निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस मेथड। ठीक है, जो लगातार चलती है, इसकी खोज की थी अर्नेस्ट वैन ओकन ने भाई। याद रखने की बात है भाई, एग्जाम में आ जाती है वैन ओकन। मैं ये सिर्फ एक बार आपको बता रहा हूं यादगिरी के लिए, बाद में मैं क्लियर करूंगा कि कंटिन्यूस मेथड दरअसल होता क्या। ठीक है, अर्नेस्ट वैन ओकन ने। इसके बाद एक जो मेथड है हमारा इंटरवल मेथड, या मैं कहूं जिसमें बीच में ब्रेक आता है। हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में तो इसको यही बोलते हैं इंटरवल मेथड। हिंदी में आपका ये रहेगा अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि। इसकी मैं अगर बात करूं तो ये की थी वोल्डेमोर ग्रेसलर द्वारा। ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण विधि वोल्डेमोर ग्रेसलर द्वारा। जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा ना, फिर ये नाम आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि ये रिपीट होंगे तो फिर याद हो जाएंगे। एक हमारा जो मेथड है ना, वो बचता है कौन सा? मैंने दो मेथड बता दिया आपको, कंटिन्यूस मेथड बता दिया और आपको इंटरवल मेथड। इसके बाद एक जो मेथड बच गया ना भाई, सर्किट ट्रेनिंग। बहुत बार आता है चक्रीय प्रशिक्षण विधि। इसकी खोज की मैं बात करूं तो ये की थी मॉर्गन एंड एडम्सन ने। ठीक है भाई, ये इसके खोज करता थे। चक्रीय सर्किट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सर्किट CIRCUIT सर्किट ट्रेनिंग। दैट्स इट। बस ये तीन मेथड इनके, कई बार ये खोज वाले नाम पूछ लेते हैं। जब इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन तो उस टाइम पे और ज़्यादा कवर हो जाएंगे, ये फिर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो समझ में आ गई। इसके बाद
हम शुरू करते हैं। अलग अलग कंपोनेंट हमने पढ़े, जैसे भाई हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट बता दिए, फिर मैंने आपको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड या मैं कहूँ मोटर, जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे ना स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड, उनको मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस भी बोलते हैं भाई। मोटर, इसको हिंदी में बोलते हैं गामक, गामक अक्षमता। मोटर को गामक कौन सी अक्षमता? आपकी उठने बैठने की अक्षमता जो भी होती है ना सारी, वो गामक अक्षमता होती है, ठीक है। तो ये मुख्य रोल निभाती हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर, बेसिक मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। और हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए थे। अब जो अलग अलग कंपोनेंट थे उनको डेवलप करने के कुछ एक मेथड होते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहला हम जो यहाँ पे कवर करेंगे वो आपका करेंगे शक्ति को, शक्ति, या मैं कहूं इंग्लिश में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ये क्या होता है? मसल्स की वो कैपेसिटी जो रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करती है, बस प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की एक क्षमता, प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने की क्षमता। थोड़ा और बताऊं, कोई भी एक सिंगल बॉडी की कोई भी एक सिंगल मसल या मसल्स के समूह द्वारा रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करने की क्षमता, या मैं कहूं किसी मसल द्वारा एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैक्सिमम प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता। इसको अलग अलग रूपों में आप समझ सकते हो। ये होगी स्ट्रेंथ, प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ कहलाएगी। या कहीं सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में, एक सिंगल संकुंचन में मसल्स का जो एक प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ। प्रतिरोध कैसा भाई? फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूं तो इस प्रतिरोध के विरुद्ध काम कर रहा हूं, तो मतलब क्या हुआ? यहां पे प्रतिरोध के विरुद्ध काम करोगे तो ये होगी स्ट्रेंथ। इसके बाद स्ट्रेंथ के टाइप, स्ट्रेंथ के टाइप ये दो तरह की होती है भाई, एक तो गतिशील, एक स्थिर। एक गतिशील, एक आपकी स्थिर। स्थिर गतिशील को इंग्लिश में बोलेंगे आप डायनेमिक, और स्थिर को बोलेंगे स्टैटिक। गतिशील, गतिशील और स्थिर। गतिशील इसको समझिए, डायनेमिक इसको दूसरा नाम जो है इसका आइसोटोनिक, इसका दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक। अब समझो भाई, ये दो नाम है ना, आगे भी आएंगे हमारे, बहुत जरूरी है। गतिशील, आपकी मसल किसी रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम कर रही है, वो गति में हो। जैसे मैंने जो है ना मार्कर उठाना है तो मसल्स के अंदर मूवमेंट हो रही, गति हो रही है, ये हो गया डायनेमिक, गतिशील। एक मेरे को मार्कर उठाया, मैंने मार्कर को ऐसे उठा के रखा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ मेरी मसल्स फोर्स लगा रही लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही, ये हो गया आपकी स्थिर। इतनी सी बात समझ गए। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब है मसल्स के अंदर जो है, मसल्स के अंदर गति होना, मसल का साइज छोटा बड़ा होना। छोटा बड़ा कैसे? अब जैसे मसल्स इस साइड कॉन्ट्रैक्ट करी, छोटी हो रही है, जब ये उस साइड जाएगा तो ये बड़ी हो रही है, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, समझ गए। आइसोमेट्रिक मतलब एक समान, जिससे मसल्स के साइज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मसल का साइज कम होगा और ना ही बढ़ेगा, ये हो गया आइसोमेट्रिक। दो तरह की आ गई समझ में आपको। स्ट्रेंथ होगी दो तरह की, ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ा गतिशील स्ट्रेंथ, ये फिर तीन टाइप की हो जाती है भाई। कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा। तीन टाइप की कैसे होगी गतिशील स्ट्रेंथ, क्योंकि कई बार एग्जाम इनके टाइप भी आ जाते हैं भाई। पहली जो होगी अधिकतम शक्ति, अधिकतम। दूसरी होगी आपकी विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक शक्ति, ठीक है। और तीसरी होगी आपकी शक्ति सहन अक्षमता, अक्षमता,
ठीक है, ये 3 तरह की होती है भाई। अधिकतम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैक्सिमम प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता। फॉर एग्जांपल, आप जिम के अंदर जा रहे हो, वहां पे आपकी मसल एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मैक्सिमम कितना वेट उठा सकती है, ठीक है। विस्फोटक, इसका मतलब है आप मैक्सिमम स्पीड के साथ जल्दी से जल्दी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितना काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद शक्ति सहनक क्षमता, मैक्सिमम प्रतिरोध के विरुद्ध कितने लंबे समय तक आपकी मसल काम कर सकती है। आगे 3 बात में समझ में। अधिकतम, फिर बता दूं, अधिकतम मतलब मैक्सिमम फोर्स के विरुद्ध काम करने की क्षमता आपकी मसल की। मैक्सिमम फोर्स जितना ज्यादा उसके उठा सके और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। विस्फोटक, ये शक्ति और स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है भाई, शक्ति और स्पीड का। स्पीड, आपको यहां पे फोर्स भी लगाना है और स्पीड से लगाना हो, समझ गए। और सहन क्षमता क्या होगी आपकी, मैक्सिमम प्रतिरोध के विरुद्ध लगातार काम करने की अक्षमता। ये 3 बात आ गई भाई समझ में। ये 3 समझ में आ गई ना, तो चैप्टर समझो, स्ट्रेंथ वाला टॉपिक खत्म। 2 तरह की बताई मैंने, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक फिर 3 टाइप की होगी। डायनेमिक जिसके अंदर मसल्स के अंदर मूवमेंट होगी वो डायनेमिक। स्टैटिक मसल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगी। डायनेमिक को आप देख सकते हो लेकिन स्टैटिक जो स्ट्रेंथ होती है उसको देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैं मार्कर को पकड़ रहा हूं, आप नहीं देख पा रहे कि फोर्स लगा हुआ नहीं लगा हुआ, लेकिन इसको आप डायनेमिक को, मसल्स के अंदर मूवमेंट को क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। इसी प्रकार डायनेमिक फिर 3 टाइप की होगी, अधिकतम, विस्फोटक, शक्ति सहनक क्षमता, समझ गए बस। इसके बाद स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने के कुछ एक मेथड है भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का, स्ट्रेंथ को डेवलप करने का मेथड, आइसोटोनिक। इसके बाद है दूसरा मेथड आइसोमेट्रिक। तीसरा है आइसोकाइनेटिक। समझ गए भाई, इतनी सी बात। ये जो है ना, इसके अंदर 2 तरह की मूवमेंट होती है, वो लिख देता हूं मैं। कंसंट्रिक, एसेंट्रिक। देख लियो, आप समझ जाओगे, ठीक है। एसेंट्रिक मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको वैसे समझा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं वैसे तो लिखते हैं इसको, ठीक है, वैसे समझा दूंगा आपको मैं। ये सबसे पहले आइसोटोनिक को समझो। मैंने बताया डायनेमिक स्ट्रेंथ को ये आइसोटोनिक बोलते हैं। डायनेमिक जो स्ट्रेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। मतलब इसके अंदर मसल्स का साइज घटता बढ़ता है, समझ गए। ये जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है मैक्सिमम फ्री वेट के साथ की जाती है। फ्री वेट देखते हो ना, जिम के अंदर राड में डंबल डाले और लग गए भाई ऐसे, ये वाली एक्सरसाइज, समझ गए। इससे आप अपनी जो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। इसके अंदर 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। कंसंट्रिक मतलब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब मसल्स का साइज घटता है। एसेंट्रिक जब मसल्स रिलैक्स करती है, वापस वेट नीचे जाता है। जैसे मेरे हाथ में डंबल है ये, फॉर एग्जांपल मारकर मैंने उठाया, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है कंसंट्रिक की मूवमेंट हो रही है। जब मैं इसको रिलैक्स नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हो रही है एसेंट्रिक, मसल्स का साइज वापस बढ़ना। कंसंट्रिक मतलब मसल्स का साइज छोटा होना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना। एसेंट्रिक मतलब मसल्स रिलैक्स हो रही, मसल का साइज बढ़ रहा है। तो ये हो गया आइसोटोनिक मेथड स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का, जिसके अंदर मसल्स का साइज कम होगा, बढ़ेगा। अभी हमने पढ़ा ये डायनेमिक स्ट्रेंथ भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये मेथड भी है ऑलरेडी स्ट्रेंथ को डेवलप करने का आपका, ठीक है। समझ गए आइसोटोनिक स्ट्रेंथ क्या होता है। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बता दिया, आइसोटोनिक मेथड भी बता दिया। इन दोनों चीजों को समझना है। एग्जाम में आ सकता है वो कौन सा स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का मेथड है जिसके अंदर मसल्स का साइज घटता बढ़ता है, तो क्या कहोगे आप, आइसोटोनिक। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर कंसंट्रिक और एसेंट्रिक की प्रक्रियाएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा, आइसोटोनिक, ठीक है। समझ गए। वो कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके अंदर मसल्स का साइज घटता बढ़ता है, तो भी आंसर होगा आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, समझ गए। इसके बाद आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मैंने बताया होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ या स्थिर शक्ति, जिसके अंदर मसल्स का कोई साइज घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल स्थिर रहेंगी। इसको ये मेथड कैसा है, फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड को पुश किया और मैं पुश किए वो लगातार फोर्स लगा रहा हूं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रही। मार्कर उठाया ऐसे खड़ा हूं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, और
प्रैक्टिस भी हो रही है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, आइसोमेट्रिक मेथड स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का, समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद तीसरा मेथड आइसोकाइनेटिक, ये वो प्रैक्टिस होती है जो एक विशेष प्रकार की मशीन्स के ऊपर की जाती है जिम के अंदर, जैसे चेस्ट वाली होती है ना, जिसके अंदर एक कंस्टेंट स्पीड रहती है मसल्स की, ठीक है, वो होती है आइसोकाइनेटिक। समझ गए, 3 मेथड भाई मैंने आपको बता दिए स्ट्रेंथ को डेवलप करने के। आइसोटोनिक, जिसके अंदर मसल्स घटेगी बढ़ेगी, और उसमें 2 प्रकार की क्रिया होंगी, कंसेंट्रिक एसेंट्रिक। और उधर आइसोमेट्रिक दूसरा मेथड, जिसके अंदर मसल्स का साइज जो स्थिर रहेगा, ना घटेगी ना बढ़ेगी, और ना आप इसको देख सकते हो कि मूवमेंट हो रही नहीं हो रही, वो हो गया आइसोमेट्रिक मेथड। आइसोकाइनेटिक ये एक प्रकार की विशेष मशीनों पे की जाती है, जो विशेष मशीन एक स्पेशल बॉडी के पार्ट की मसल्स को डेवलप करने के लिए बनाई जाती है, जैसे लेग प्रेस वगैरह होती है जिम के अंदर, या ट्रेडमिल होता है जो दौड़ने वाली मशीन होती है ना, उसके ऊपर एक कंस्टेंट स्पीड के ऊपर मूवमेंट होती रहती है, वो होती है आइसोकाइनेटिक मेथड स्ट्रेंथ को डेवलप करने का। स्ट्रेंथ भी बता दी मैंने 2 टाइप की होती है, समझ गए। तो इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। स्ट्रेंथ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, या आइसोमेट्रिक का मैं एक उदाहरण और दूं, याद आ गया, जैसे मैं सर को प्रेस कर रहा हूं, मसल्स का साइज कोई गड़बड़ नहीं रहा, लेकिन फोर्स लगी हुई है ना, तो ये भी आइसोमेट्रिक का एक उदाहरण है। हाँ, एक मेथड और है स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का भाई, हालांकि उससे 2 चीजें इंप्रूव हो सकती है, लेकिन एक और है जो मैंने आपको बताया था, सर्किट ट्रेनिंग या चक्रीय प्रशिक्षण। सर्किट, CUIT, सर्किट, या इसे कहिए चक्रीय। इसमें क्या होता है, एक सर्कल में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। 10 सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। मतलब ये देख लेना, थोड़ा चक्कर नहीं बना, लेकिन एक चक्कर में 10 स्टेशन बन जाएंगे, और हर स्टेशन के ऊपर एक अलग एक्सरसाइज होगी। जैसे यहाँ पे कोई पुशअप करा, यहाँ पे दंड बैठक लगाएगा, यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे कोई फ्री वेट रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन बॉल हो जाएगी, यहाँ पे वो ऊपर होती है ना पुलअप वगैरह हो जाएंगी, यहाँ पे रस्से के साथ एक्सरसाइज हो जाएगी, यहाँ पे रोप हो जाएगी, ठीक है। 10 स्टेशन बन जाते हैं अलग अलग, या आप 8 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो, जितने भी आपके पास बच्चे हो और जितनी भी आपको एक्सरसाइज करनी हो। और मैंने बताया था इस ट्रेनिंग मेथड की खोज किसने की थी, मॉर्गन एंड एडम्सन ने, एडम्सन, समझ, इनने इसकी खोज की थी। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉर्गन एंड एडम्सन, कई बार एग्जाम में आ चुका, ये में याद होना चाहिए। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, एक चक्कर में बना दिए जाते हैं भाई अलग अलग स्टेशन, और हर स्टेशन के ऊपर बॉडी के अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। प्लेयर जो है विसल के ऊपर क्या करेंगे, स्टेशन को चेंज करेंगे, विसल के ऊपर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप 1 मिनट की एक स्टेशन पे एक्सरसाइज करवा सकते हो, 30 सेकंड की भी करवा सकते हो, 20 सेकंड की भी करवा सकते हो, वो आपकी प्लेयर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सर्किट में जो है बना दिए जाते हैं, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मॉर्गन एंड एंडरसन, आपको याद रखना है सर्किट ट्रेनिंग की खोज किसने की थी, मॉर्गन एंड एंडरसन ने। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है इंडोरेंस, सहन अक्षमता। सहन अक्षमता, हमारी सहन करने की अक्षमता, सहन अक्षमता, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप सहन अक्षमता, या मैं कहूं इंडोरेंस। सहन अक्षमता नाम से पता चला सहन करने की अक्षमता। थकावट के समय, ध्यान से सुनना, थकावट के विरुद्ध बॉडी की लगातार काम करने की क्षमता, या मैं कहूं किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कंटिन्यू बॉडी की काम करने की क्षमता। रेसिस्टेंस के विरुद्ध लगातार काम करने की क्षमता। एक हमने स्ट्रेंथ पढ़ा, रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करने की क्षमता। एक इंडोरेंस को हम पढ़ रहे हैं, रेसिस्टेंस के विरुद्ध लगातार काम करने की क्षमता, या थकावट के बाद भी लगातार काम करने की अक्षमता क्या कहलाएगी, सहन अक्षमता या इंडोरेंस। समझ गए। अब इंडोरेंस के टाइप बता देता हूं मैं आपको, कितने टाइप की हो सकती है, 4 टाइप की हो सकती है भाई। सबसे पहला टाइप वेरी इजी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाए। सबसे पहले गति सहन अक्षमता। बस पूरी स्पीड से 0 से लेके 45 सेकंड तक काम करने की अक्षमता गति सहन अक्षमता कहलाएगी।
45 सेकंड तक लगातार काम करने की क्षमता स्पीड के साथ। कोई भी एक प्रकार की गतिविधि लगातार, आप जैसे मैं हाथ को घुमा रहा हूं, लगातार मैं हाथ को घुमा रहा हूं, तो क्या है ये मेरी सहन क्षमता की 45 सेकंड तक घुमा सकता हूं मैं एक जैसी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से, वो क्या कहलाएगी, गति सहन क्षमता। इसके बाद इसका दूसरा टाइप है अल्प अवधि। अल्प अवधि, अल्प अवधि, इसमें क्या होगा, ये होगी भाई 45 सेकंड से 2 मिनट तक, 2 मिनट तक काम करने की क्षमता। अल्प अवधि समझ गए, 2 मिनट से 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक काम करने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी अल्प अवधि सहन क्षमता। ठीक है, एंडोरेंस का दूसरा टाइप, ये हमने पढ़ा दूसरा टाइप। पहला क्या कहता है, 45 सेकंड तक कर लिया तो क्या कहलाएगी, गति सहन क्षमता, और दूसरा क्या कहलाएगा, अल्प अवधि, 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक काम करने की क्षमता। इसके बाद है मध्यम, मध्यम अवधि। ये क्या है, 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक काम करने की क्षमता। ठीक है, प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी मध्यम अवधि सहन क्षमता। लास्ट है दीर्घ अवधि सहन क्षमता। दीर्घ अवधि सहन क्षमता, ये क्या कहलाएगी, 11 मिनट से ऊपर जितनी देर भी आप काम कर पाओ तो आप क्या कह सकते हो, आप दीर्घ अवधि सहन क्षमता वाले व्यक्ति हैं। समझ गए। गति सहन क्षमता 45 सेकंड, अल्प अवधि 45 से 2 मिनट, मध्यम अवधि 2 से 11 मिनट, और दीर्घ अवधि 11 से आगे जितनी देर भी आप कर पाओ। ठीक है, समझ गए इंडोरेंस। इसके बाद इसको डेवलप करने के 2 मेथड हैं भाई। कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो मेथड है हमारा इंटरवल मेथड, या मैं कहूं अंतराल प्रशिक्षण विधि। इंटरवल मतलब अंतराल, ब्रेक आना। इंटरवल का मतलब यह है ब्रेक आना। ठीक है, और मैंने शुरुआत में आपको बताया था इसका खोजी व्यक्ति कौन था, वो तो इसके जो खोजने वाले थे वोल्डेमोर ग्रसलर। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसकी खोज किसने की, वोल्डेमोर ग्रसलर ने। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या चलती है पूरी प्रोसेस, दरअसल इसमें चलती है एफर्ट एंड रिकवरी मेथड। इसको एफर्ट एंड रिकवरी मेथड ही बोलते हैं, एफर्ट एंड रिकवरी। इसका मतलब क्या है, प्लेयर एक बार तो पूरी एनर्जी अपनी लगाएगा, फिर उसको रिकवरी का टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इजी वे में बताऊं, 2 मिनट का आपने एथलीट को दौड़ाया, उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर 2 मिनट का जो है उससे वर्कआउट करवाया, फिर 1 मिनट का ब्रेक दे दिया। ये होता है इंटरवल मेथड। समझ गए। इससे क्या होगा, उसकी लंग्स की और हार्ट की काम करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे क्या होगा, उसकी इंडोरेंस बढ़ेगी। ठीक है, ये होगा इंटरवल मेथड। इसके बाद एक जो मेथड है मैंने आपको बताया था शुरुआत में, निरंतर विधि। निरंतर विधि मतलब कॉन्टिन्यूस मेथड, जिसमें लगातार काम करना होता है। इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले तो इसका जो खोजी व्यक्ति था वो कौन था, अर्नेस्ट, इसको खोजने वाला व्यक्ति था। इसमें क्या होगा, लगातार जो है खिलाड़ी काम करता है, कंटिन्यू दौड़ेगा, जैसे आधा घंटा रनिंग होगी, 1 घंटा होगी, लंबी अवधि का जो वर्कआउट होता है वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस मेथड। इसकी खोज किसने की, मैंने आपको बता दी, किसने की, अर्नेस्ट वैन ओकन ने। ये 2 मेथड हो गए। इसके बाद एक जो मेथड है बहुत ज्यादा फेमस है, फर्टलैक ट्रेनिंग मेथड। फर्टलैक जो स्वीडन वर्ड स्पीड प्ले से बना है भाई, स्वीडन का एक वर्ड है स्पीड प्ले, उससे निकला फर्टलैक मेथड। ठीक है, याद रखें स्पीड प्ले किससे जुड़ा है, स्पीड प्ले ये किससे जुड़ा, फार्टलैक से। फार्टलैक स्पीड प्ले किससे जुड़ा, फार्टलैक से। फार्टलैक का क्या मतलब है,
एक खिलाड़ी जो क्या करेगा, उबड़ खाबड़ इलाके में दौड़ता रहेगा। इसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी होती है आपकी, एनारोबिक भी और एरोबिक भी। एनारोबिक और एरोबिक भी, एरोबिक भी, दोनों तरह की मूवमेंट इसके अंदर होती हैं भाई फार्टलैक के अंदर, ठीक है। एनारोबिक भी एरोबिक भी। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन। फिर याद दिला दूं आपको मैं, विदाउट ऑक्सीजन की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो एनारोबिक होती है। विदाउट ऑक्सीजन के कैसे, वो एक्टिविटी जिसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने 100 मीटर स्प्रिंट लगाया, मेरे सांस चढ़ गए, मतलब क्या हुआ, वो विदाउट ऑक्सीजन के मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, मेरे को उतनी शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिली जितनी जरूरत थी, तो ये होता है एनारोबिक। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन है जैसे स्प्रिंट रेस किस प्रकार की रेस है, नीचे ऑप्शन दे दे, एरोबिक, एनारोबिक, मिक्सअप, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप क्या कहोगे, एनारोबिक। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि उस गेम को करते हुए मेरे को सांस चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, या मैं इजीली कर लूंगा। या आपको आ जाए मैराथन किस प्रकार की रनिंग है, तो आपको पता है मैराथन रनर दौड़ता है उस हिसाब से ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेता है, तो वो एरोबिक एक्टिविटी होती है जिसमें हमें उतनी ऑक्सीजन मिलती रहती है जितनी बॉडी को जरूरत हो, तो ये एरोबिक। फार्टलैक में क्या होता है, दरअसल उबड़ खाबड़ इलाके में दौड़ता है, जैसे कहीं पर समतल जमीन आ जाएगी, पहाड़ों पर चढ़ जाएगा, नदियों के अंदर से चलेगा, वो मतलब खाली होगी तो नदी कोई, टिब्बों पे चढ़ जाएगा, उबड़ खाबड़ एरिया में खिलाड़ी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दौड़ता रहता है, कहीं पे वो स्प्रिंट लगा देगा फिर स्लो हो जाएगा, ये होता है फार्टलैक। किससे बना है, स्पीड प्ले से निकला, स्वीडन का वर्ड स्पीड प्ले, वहां से। ये हो गया भाई आपका इंडोरेंस का चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हमारी स्पीड बच गई और कोऑर्डिनेटिव एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बच गई भाई। तो आज मैं आपको ना फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता दूं, नहीं चलो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता दूं, कल स्पीड और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को हम कवर कर लेंगे फिर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और गर्मी भी है भाई। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमारे जॉइंट्स के अंदर रेंज होती है ना, रेंज ऑफ जॉइंट्स की रेंज कितनी है। फॉर एग्जांपल मेरे जॉइंट कितना बैंड हो सकता है काम करते हुए, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। रेंज ऑफ जॉइंट जितनी भी होगी ना उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी होगी किसी के अंदर, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये दो प्रकार की होती है लचकता भाई। एक तो हिंदी में मैं बताऊं आपको, एक्रिय लचक, एक्रिय लचक, और एक होती है आपकी सक्रिय लचक, सक्रिय लचक। एक्रिय लचक कौन सी होती है, वो लचक जो हम किसी दूसरे की मदद से कर सकते हैं। पैसिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में भाई, पैसिव। और ये कहलाती है एक्टिव। एक्टिव वो जॉइंट्स की रेंज जो हम किसी दूसरे की मदद से खोल पाए, ठीक है। अब मेरा हाथ यहाँ तक मैं खुद ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को आगे मैक्सिमम अगर ले जाना है ये मेरे को, तो दूसरा इसको फोर्स कर रहा है, उसके बाद मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, वो होगी एक्रिय। और दूसरी है सक्रिय, मैं अपने आप कहाँ तक अपने जॉइंट्स को खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, वो हो गया एक्टिव, ठीक है। दूसरे की मदद हो एक्रिय, और अपनी खुद की उससे करें तो सक्रिय। और जो एक्रिय लचक होती है हमेशा सक्रिय लचक से ज्यादा होती है, क्योंकि दूसरा पर इस फोर्स डालेगा तो ऑटोमेटिक ज्यादा खुलेंगे जॉइंट्स। समझ गई इतनी सी बात। ये होगी सक्रिय लचक, क्या होगी, खुद वो करे, और एक्रिय लचक क्या होगी, जो दूसरे की मदद से करे। अब एक सक्रिय लचक भी दो प्रकार की होगी, एक तो स्थिर और एक गति में, ठीक है, गतिशील। स्थिर कौन सी, मैं एक जगह बैठ के कर रहा हूं। गतिशील कौन सी, मैं मूवमेंट्स के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहा हूं। ये हो गया भाई फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी बच गए फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड, वो मैं करवाऊंगा कल स्पीड और जब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को पढ़ेंगे तब। ज़्यादा भाई गर्मी है और ऊपर पंखा चलाएंगे तो सीधी सी बात है कि आवाज़ के अंदर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पंखा नहीं चला सकते। और मेरे ख्याल से वीडियो ठीक ठाक लिमिट का बन गया और बहुत सी बातें मैंने कवर करवा दी एग्जाम ओरिएंटेड। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डीपली जो पढ़ने का। इसके बाद आपका जिस टॉपिक में आप समस्या फेस करो ना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ना 58 पार्ट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग। उसके बाद मैं चाहता हूँ लास्ट 2 पार्ट में आप मेरे को सारी समस्याएं बता दो, मैं वो कवर कर दूँ। उसके बाद मैं 15 दिन आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चला दूँ। मेरी इच्छा ये है वीडियोज़ के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लें लास्ट के 15 दिन एग्जाम ओरिएंटेड, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और संभावना है उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है।
तो मेरे को बताएं, कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी सारी समस्याओं को डाल दें। मैं नेक्स्ट 2 वीडियो में, लास्ट वाले में आपकी समस्याओं को लूँगा फिर, ठीक है। कोशिश करो आज ही डालने की, क्योंकि मैं 2 वीडियो शूट करके फिर क्वेश्चंस भी मेरे को सिलेक्ट करने हैं आप सभी के लिए, जो मैं आपको वीडियो सीरीज प्रोवाइड करवाऊँगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारी पूरी हुई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।